आगाज इस खबर के साथ कि वजीर आजम हाउस में कौमी सलामती इजलास इस वक्त जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत ये इजलास हो रहा है। अस्करी क़यादत और दीगर हुक्काम शरीक हैं। कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर पार्लिमानी रहनुमाओं को ब्रीफिंग। इजलास में मुल्की सलामती और अमन व अमान और हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात, इसके अलावा TTP से मुज़ाकरात पर शुरका को एतमाद में लिया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा रियो न्यूज़ इस्लामाबाद शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, बताइएगा, इजलास इस वक्त जारी है। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती के मामले पर एक ब्रीफिंग इजलास था। ये 3:15 बजे शुरू हो गया था और तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद हो गए इस इजलास को। ताहाल ये इजलास जारी है। कौमी सलामती के मामले पर इस इजलास में जो पार्लिमानी पार्टीज के रहनुमा हैं उनको अस्करी क़यादत और जो हसास अदारे उनके सरबराहों की जानिब से जो मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल है मुल्क की, उस पर ब्रीफिंग दी गई। हमसाया ममालिक के साथ जो ताल्लुकात है उसका भी आज के इजलास में जायजा लेगा। लेकिन सबसे अहम जो इशू था वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो हालिया मुज़ाकरात हुए हैं काबुल में, उस सारी सूरत हाल पर एक जामे ब्रीफिंग दी गई और पार्लिमानी पार्टी की जो रहनुमा है उनको एतमाद में लिया गया। अस्करी क़यादत इस इजलास में शरीक है और कौमी सलामती अदारों के सरबराहों ने उनको ब्रीफिंग दिया। उसके बाद ये ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि ब्रीफिंग के बाद इस वक्त सवाल जवाब का सेशन चल रहा है, जिसमें पार्लिमानी पार्टियों के रहनुमा जो है वो अस्करी हुक्काम से मुख्तलिफ उमूर पर जो सवाल दे रहे हैं और ले रहे हैं और उनके जवाब दिए जा रहे हैं। जी ठीक है, शाकिर अब्बासी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ज्वाइन कर चुके हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा ब्रिगेडियर साहब, ये इजलास इस वक्त जारी है और नहायत ही अहम मामलात इस इजलास में ज़ेर गौर आ रहे हैं और जो सिविल क़यादत है उसको एतमाद में लिया जा रहा है। एक तो बताइएगा कितना खुश आइंद है ये इजलास और इसकी अहमियत पर भी गौर डालिएगा। ये एक बहुत ही अहम इजलास है, ख़ास तौर पे क्योंकि ये नई गवर्नमेंट है और नई गवर्नमेंट जो है वो उनको ब्रीफ कर रही है। नई गवर्नमेंट को जिसमें हमारे चीफ आर्मी स्टाफ, DGI सब बैठे हुए हैं और वहाँ बड़ी डिटेल उनको ब्रीफिंग दी जा रही है कि अब तक जो मुज़ाकरात तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हुए हैं उसका जिक्र किया जा रहा है। और उसके बाद मुल्की हालात जो ओवरऑल हैं, इवन अफगानिस्तान की बात कर लें आप, फिर उसके बाद ये जो इंडिया की है जरदुल फसाद जो इंटरनल सिचुएशन हुई है, बलूचिस्तान के हालात हुए हैं, आई एम श्योर कि ये सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी डिटेल ब्रीफिंग दी जाएगी। वजह इसकी ये है कि इस वक्त मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। अगर आपने देखा हो तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि कौमी सलामती के साथ कंसर्न है आपकी जो जियो इकोनॉमी है और डिटेल में ब्रीफिंग दी जा रही होगी कि किस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान से अफगानिस्तान में बातचीत की है, जिसमें तालिबान तहरीक तालिबान जो उनकी है, अफगान तालिबान ने इसको फैसिलिटेट किया है और पाकिस्तान ने अपना नुक्ता नज़र पेश किया है। उधर तहरीक तालिबान का अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। उनकी खास तौर पर कोई डिमांड है जो बहुत ही मुश्किल एक्सेप्ट करने की, जो वो कहते हैं कि पाटा को दोबारा और अलहदा कर दीजिए KP के साथ। और पाकिस्तान ने बड़ी क्लियर बातें की हैं जी कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप हथियार डालेंगे, पाकिस्तान के आईन कानून को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद जो हेनस क्राइम्स के अंदर लोग मुजरिम है आपके, उनको कानून के मुताबिक सजा भी दी जाएगी। अब देखना ये कि इसका जो डेडलॉक है अभी फिलहाल चीज पर हुई है जो कि खुशाइन बात है। अब देखना ये है कि इसको किस तरीके से ब्रीफिंग दी गई है, क्या फैसला होता है। आई एम श्योर कि मुल्की मफादात नहीं होगा और इसमें हुकूमत और वहाँ जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो सब मिलकर एक लाएअमल बनाएंगे और फिर दोबारा सिविल और जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो मिलकर इस पर एक लाएअमल बनाएंगे। और इस वक्त मुल्क मुश्किल हालात से दो चार है। बहुत शुक्रिया, दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि MKM के साबिक वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग बाबर गौरी का पाकिस्तान वापसी का फैसला। बाबर गौरी ने सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत 5 जुलाई तक हासिल कर ली है। अदालत ने बाबर गौरी को 14 दिन में मुतालिका अदालत से रुजू करने की हिदायत भी की है। दरख्वास्त के मुताबिक बाबर गौरी ने कल पाकिस्तान वापसी के लिए टिकट बुक करवा रखी है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे जुनेद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद शाह, बताइएगा, सौलत मिर्जा ने फांसी से कबल अपने वीडियो बयान में इनका नाम भी लिया था, तो अब ये पाकिस्तान इसी केस के सिलसिले में आ रहे हैं? देखिए, बाबर गौरी के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज हैं। पहला मुकदमा कराची की एहतसाब अदालत में जेर समाअत है। बाबर गौरी के खिलाफ KP में करप्शन का मुकदमा जो कि कराची की एहतसाब अदालत में जेर समाअत है, जबकि दूसरा मुकदमा मनी लॉन्ड्रिंग का केस इस्लामाबाद में जेर समाअत है। उनके वकील का यही कहना था कि बाबर गौरी दोनों मुकदमात का सामना करना चाहते हैं,
لہٰذا ان کی حفاظتی ضمانت منظور کی جائے تاکہ وہ پاکستان آ کر مقدمات کا سامنا کر سکیں۔ عدالت نے دونوں مقدمات میں بابر غوری کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے۔ 1-1 لاکھ روپے کے 2 مسلکے جمع کرانے کا حکم دیا ہے، جبکہ 14 دن میں متعلقہ عدالت سے بھی رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت نے 5 جولائی تک دونوں مقدمات میں متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ بابر غوری ملک واپس آ کر مقدمات کا سامنا کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ملک میں واپس آ کر مقدمات کا سامنا کرنا چاہتے ہیں۔ شکریہ آپ کا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے IMF پیکج میں 1 سال کی توسیع اور قرض کی رقم بڑھنے کی امید ظاہر کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ IMF سے بنیادی طور پر بجٹ اور مالیاتی اقدامات پر اتفاق ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق اگلے بجٹ میں ٹیکس وصولیوں کا ہدف 7,005 ارب روپے سے بڑھا کر 7,450 ارب روپے کرنے پر اتفاق ہوا، جبکہ کسٹم وصولی کا ہدف 950 ارب روپے سے بڑھا کر 1,005 ارب روپے کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر ہر ماہ 5 روپے فی لیٹر لیوی عائد کرنے، GST کی مد میں وصولیوں کا ہدف 3,008 ارب روپے سے بڑھا کر 3,300 ارب روپے کرنے پر اتفاق ہوا۔ اور اسی سے جڑی ایک اور خبر، پاکستان کو $2.3 ارب قرض فراہمی کے معاہدے پر چین نے دستخط کر دیے ہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ٹویٹ میں بتایا ہے پاکستان کی جانب سے قرض کی سہولت کے معاہدے پر گزشتہ روز دستخط کیے گئے تھے۔ معاہدے کے تحت چند دنوں میں رقم پاکستان کو موصول ہو جائے گی۔ سہولت فراہم کرنے پر چینی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ یہ ٹویٹ کیا گیا مفتاح اسماعیل کی جانب سے۔ آئندہ مالی سال کے لیے پنجاب کا 27 خرب 11 ارب 67 کروڑ روپے کا بجٹ منظور کر لیا گیا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز بھی شریک ہوئے۔ امن و امان اور پولیس کے لیے 1 خرب 49 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ تعلیم کے لیے 81 ارب 50 کروڑ، صحت کے شعبے کے لیے 1 خرب 83 ارب روپے کی مد میں منظور کیے گئے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ نمائندہ نیو نیوز ابراہیم لکی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابراہیم لکی، بجٹ منظور کر لیا گیا ہے، پنجاب کا تفصیلات بتائیے گا۔ جی بالکل، ایوان اقبال میں اجلاس میں اسمبلی نے فائنانس بل 2022 منظور کر لیا ہے۔ ایوان اقبال میں اسمبلی نے بجٹ مالی جو بجٹ پاس کیا ہے اس کا جو حجم ہے وہ جو ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 55 ارب 55 کروڑ 51 لاکھ جو ہے وہ رکھے گئے ہیں۔ صنعت کے شعبے کے لیے 11 ارب 45 کروڑ روپے جو ہے وہ رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نظام عدل کے لیے 28 ارب 13 کروڑ اور 97 لاکھ جو ہے وہ رکھے گئے ہیں۔ جنگلات کے لیے 4 ارب اور 88 کروڑ رکھے گئے ہیں۔ سبسڈیز کی مد میں 42 ارب روپے جو ہے سے زائد رکھے گئے، جبکہ پینشن کی مد میں 3 خرب 12 ارب روپے وہ رکھے گئے ہیں، جبکہ سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کے لیے 1 ارب 70 کروڑ روپے سے زائد جو ہے وہ رکھے گئے ہیں۔ جیرخانہ جات کے لیے 13 بلین سے زیادہ جو ہے وہ بجٹ میں رقم مختص کی گئی۔ ٹھیک ہے ابراہیم لکی، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک حل طلب معاملہ کے نیا آرمی چیف کون ہوگا؟ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نومبر میں کس کو آرمی چیف لگانا ہے۔ طے کیا تھا کہ وقت آنے پر میرٹ پر فیصلہ کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے خرم دستگیر کے بیان کی نفی کر دی ہے۔ کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں جماعتوں کو فوج سے خطرہ ہے۔ چاہتا ہوں ہمارے ادارے مضبوط ہوں۔ اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب میں PTI چیئرمین نے مزید کہا کہ امریکہ رجیم چینج دوسرے ممالک کی بہتری کے لیے نہیں بلکہ اپنے مفاد میں کرتا ہے۔ امریکی ایجنڈا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرو اور کشمیر کو بھول جاؤ۔ خرم دستگیر نے بات کر دی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نومبر میں کس کو آرمی چیف بنانا ہے، یہ ایشو تھا ہی نہیں۔ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ جب ٹائم آئے گا میرٹ کے اوپر جو سب سے بہتر ہوگا اس کو میں بنا دوں گا۔ میں نے تو جب وہ سائفر دیکھا میں نے 10 دفعہ پڑھا کہ یہ واقعی کوئی اتنا بےہودہ آدمی ہے جو ایسی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے۔ CNN کے انٹرویو میں میں نے کہا اس کو تو سزا بیڈ مینرز پہ دینی چاہیے، اس میں مینرز ہی نہیں ہے اس آدمی میں۔ ایک خوددار قوم کون ایکسیپٹ کر سکتی ہے؟ اور ہم کیا سن رہے ہیں جی، وہ ایسے تو مراسلے آتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کس کو آتے رہتے ہیں۔ میں نے تو پہلی دفعہ ایسا مراسلہ دیکھا تھا اور یقین کرے آخری دفعہ ہوگا، کیونکہ کسی کی جرت نہیں ہوگی آگے سے اس طرح کا مراسلہ بھیجنے کے لیے پاکستان کا۔
ये अगर राजा रियाज पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन लीडर है, आप समझ जाएं कि उस पार्लियामेंट की क्या अहमियत रह गई। उधर जो पंजाब के अंदर मजाक हो रहा है, सारी इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। जो वो आदमी बिठाया हुआ है इन्होंने लाहौर के अंदर, और अब जो हो रहा है, इससे क्या हो रहा है? इससे नुकसान सिर्फ पाकिस्तान की जमहूरियत को हो रहा है। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए पर लेकर जा रही है। फैसले से मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन मुल्क में महंगाई में इजाफे की पेशगोई कर दी। कहते हैं कि 10 जून को खानापूरी बजट आया था, ये असल बजट नहीं था। IMF ने हुकूमत को रेवेन्यू बजट 7,500 अरब करने का कहा है। 1 जुलाई से गैस और बिजली की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। महंगाई की शरह 28% से बढ़कर 35% हो जाएगी। इमरान खान यू टर्न लेने के वर्ल्ड चैंपियन हैं। नैब को हमेशा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी की चेयरमैन PTI पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान नैब तरामीम के हक में दलाइल देते रहे, अब तनकीद किस बात पर कर रहे हैं? गुज़श्ता दौरे हुकूमत में करप्शन इंडेक्स बुलंदियों पर पहुंचा। इमरान खान शर्मिंदा होने के बजाय इल्ज़ाम तराशियां कर रहे हैं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इमरान खान ने नैब को 4 साल अपने कब्जे में रखा। नैब ने 22 साल में सिवाय नवाज शरीफ के किसी को सजा नहीं दिलवाई। कराची के इलाके सदर मोबाइल मार्केट के दुकानदारों का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। दुकानदारों ने टायर जला दिए और रुकावटें खड़ी करके एहतजाज किया। रेंजर्स और पुलिस की नफरी मोबाइल मार्केट पहुंच गई। दुकानदारों का कहना है कि 5 घंटे से बिजली की फराहमी बंद है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ नसीम आदिल हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम आदिल, तफसीलात बताइएगा। देखें, ये कराची की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट है। यहाँ पे पिछले 6 घंटे से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। उसके खिलाफ दुकानदार जो है वो दुकान से बाहर आ गए हैं और एहतजाज शुरू कर दिया है। इस वक्त सदर और उसके तराफ के इलाकों में ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर हुई है। जो रीगल चौक है, एमेजन रोड है और परेडी का जो इलाका है, वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो गया है। मोबाइल मार्केट के जो दुकानदार हैं वो टायर जला के एहतजाज कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि हुकूमत रात को 9 बजे मार्केटें बंद कर देती है, लेकिन दिन के अंदर जो है वो बिजली उनके पास नहीं होती है। इसकी वजह से उनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उनका जो कारोबार है वो ठप होकर रह गया है। उन्होंने इलेक्ट्रिक से मुतालबा किया हुकूमत से कि वो जो मोबाइल मार्केट है वहाँ की जो बिजली है वो बहाल करे, ताकि उनका जो कारोबार है वो सही से चल सके। ठीक है नसीम आदिल, बहुत शुक्रिया आपका। अफगानिस्तान में शदीद ज़लज़ले ने क़यामत ढा दी है। 1000 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक और 1500 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मी में मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। सुबह पख्तिका, ख्वास्त और नगरहार के मुख्तलिफ अजला में इमारतें तबाह होने से जानी नुकसान हुआ है। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़लज़ले के झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। बयान में कहा, पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में अपने अफगान भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी अफगानिस्तान में ज़लज़ले से होने वाली हलाकतों पर इजहार अफसोस, अफगानिस्तान के साथ भरपूर ताउन का ऐलान भी कर दिया। फौज पाकिस्तान का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट स्टाफ ऑफ कमेटी और मुसल्लह फ़ौज के सर्विसेज चीफ्स ने अफगानिस्तान में ज़लज़ले और तूफ़ानी सैलाब से कीमती जानों के नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज अफगानिस्तान के लोगों को हर मुमकिन इंसानी इमदाद फराहम करने के लिए तैयार है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत होने वाले सूबाई पार्लिमानी इजलास में आम आदमी को रिलीफ फराहम करने पर जोर दिया गया है। वज़ीर आला ने कहा है कि हमने अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरना है। अवाम की मुश्किलात में कमी के लिए कोई कसर अट्ठा ना रखी जाए। हमजा शहबाज के मुताबिक 3 माह तक पंजाब में जानबूझकर आईनी बहरान पैदा किया गया। तमाम तर रुकावटों के बावजूद पंजाब के अवाम को सस्ते आटे की फराहमी पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी दी। इजलास में नए माली साल 2022-23 के बजट की मंजूरी के हवाले से हिकमत अमली भी तय की गई।